हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 है। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था, तथा 25% छात्र कमजोर थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, यह बताना है। इसमें छात्र नहीं दिए गए, लेकिन जब उनको छात्रों को बांटा गया तो देखा गया कि 20% छात्र ऐसे थे, 20% जो बहुत तेज थे क्लास में पढ़ने में, प्रतिभाशाली थे, तो उनको हर एक को नंबर मिले 80। 25% छात्र थोड़े कमजोर थे, तो जिनमें से अब कमजोर थे तो जाहिर सी बात है नंबर कम मिलने तय है, तो उनका प्राप्तांक 31, यानी कि हर एक को औसत प्राप्तांक 31 मिला। शेष जो बचे हुए थे 55%, वो प्रतिभाशाली थे या कमजोर थे, ये कुछ कहा नहीं गया, लेकिन उनको कितना प्राप्तांक मिला ये बताना है। अगर मैं कुल छात्र 100 मान लूं पूरी कक्षा में, क्योंकि परसेंटेज में बात करेंगे तो परसेंटेज के लिए मैं 100 मान लूँ, आसान हो जाएगा। कुल छात्र अगर पूरी कक्षा में 100 होंगे तो आप मुझे बताओ, अगर 20% छात्र पूरी कक्षा के 20% छात्र अगर प्रतिभाशाली हैं, तो 100 का 20% छात्र, कितने छात्र ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली होंगे? तो 100 का 20% छात्र कितने होंगे प्रतिभाशाली? तो 20% छात्र का मतलब 100 का ही, तो क्योंकि 20% छात्र ऐसे हैं, और वो 20% छात्र कहाँ से निकलेंगे? वो पूरी कक्षा के छात्रों में से तो निकलेंगे, और पूरी कक्षा में छात्र हमने 100 माने हैं, तो 100 का 20% कितने छात्र होंगे? 100 का 20% छात्र मिलेंगे आपको 20। 100 का 20% छात्र यानी कि पूरी कक्षा में 20 छात्र ऐसे थे जो प्रतिभाशाली थे, और हर एक को नंबर 80 प्राप्त हुआ, यानी कि औसत प्राप्तांक कहा गया। तो यानी कि 20 में से हर लड़के को 80 अंक मिले हैं। तो आप मुझे बताओ 20 के 20 लड़कों को कितने अंक मिले होंगे? कितने अंक मिले होंगे? 20 छात्रों के कुल अंक अगर मैं निकाल लूं, तो 20 छात्रों के कुल अंक, हर एक लड़के को 80 अंक मिल रहे हो, तो 20 के 20 लड़कों को कितने मिलेंगे? और कुल योग या कुल अंक निकालने के लिए आपको औसत 80 है, और पदों की संख्या 20 है, तो कितने अंक मिल जाएंगे? 1600। उन 20 लड़कों को सभी को 1600 अंक मिले हैं मिला करके। अलग अलग की बात की गई थी तो अलग अलग 80 मिले थे औसत के तौर पर, लेकिन जब एक साथ जोड़े गए तब 1600 मिले थे। अब उसी 100 में से पूरी क्लास के छात्रों में से 25% छात्र कमजोर थे, तो आप बताओ टोटल छात्र अगर 100 थे, 20% निकाले तो 20 छात्र निकला। अगर 25% में 100 का 25% निकाल लूंगा तो कितने छात्र निकलेंगे? 25%। तो 25% जो छात्र थे वो कितने थे? 25% छात्र, यानी कि 100 का 25% अगर निकाल लेंगे तो छात्र कितने बच रहे हैं? छात्र बच रहे हैं 25। तो यानी कि अगर मैं 25 छात्रों के अंक निकाल लूं, कुल 25 छात्रों के कुल अंक, और कुल अंक इन्हें बांटे कैसे गए हैं? जो कमजोर छात्र थे उनमें से हर एक लड़के को 31 नंबर मिल रहे थे, छात्र 25 थे, तो 25 के 25 को टोटल अंक कितने मिलेंगे? और आप अब तक जान चुके होंगे कि कुल अंक निकालने के लिए औसत और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है, तो कुल अंक इनको कितने मिल जाएंगे? 25 ही का ना 25, और 25 के 75, 775 अंक मिले हैं उन 25 छात्रों को जो कमजोर थे। जो प्रतिभाशाली थे उनको 20 ही छात्र थे, लेकिन तब भी 1600 अंक मिले, लेकिन ये 25 छात्र होने के बाद भी 775 अंक प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि ये कमजोर थे। अब आप मुझे बताओ, 100 में से 20 छात्र तो आपके ये निकल गए, 25 ये निकल गए, टोटल 100 में से कितने छात्र हमारे पास आ चुके हैं? 45। अब शेष जो बचे हैं वो शेष क्या? 55 छात्र नहीं बचे। अब 100 का अगर हम 55% निकालते हैं तो 55% का मतलब 55 ही आएगा, तो बचे हैं हमारे पास 55 छात्र, क्योंकि 20 ये रूम निकल गए और 25 ये निकल गए। अब शेष जो बचे वे टोटल, अगर मैं टोटल में से ये 20 और 25 निकाल दूं तो शेष बचेंगे, और शेष छात्र बचे हमारे 55। तो 55 छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना है कितना है? छात्रों का औसत प्राप्तांक, और ये हमें बताना है, और ये पता नहीं कितना है, ये मैंने मान लिया x।
55 छात्रों का। तो आप मुझे बताओ, जब यहाँ 25 छात्रों के मैंने कुल अंक निकाले थे तो औसत की गुणा और पदों की संख्या की गुणा की गई थी, तो हमें कुल अंक मिल गए थे। 20 छात्रों के कुल अंक निकाले थे तो औसत और 20 की यानी कि जितने छात्र थे उसको गुणा कर दी, कुल अंक मिल गए थे। तो अब अगर मैं इन 55 छात्रों का कुल अंक निकालना चाहूँ, 55 छात्रों के कुल अंक अगर मैं निकालना चाहूँ तो बताओ, औसत की जरूरत होगी और छात्रों की संख्या की। तो बताओ इनका औसत प्राप्तांक कितना है। औसत प्राप्तांक अंकों मनी हमने माना x है, और छात्र हैं कितने, ये छात्र हैं 55। तो क्या पूरे नंबर ये इन छात्रों के जो शेष छात्र थे 55x बन जाएंगे। 20 छात्रों के अलग अंक हो गए, 25 छात्रों के अंक अलग हो गए और शेष 55 छात्रों के अंक अलग हो गए। अब आप मुझे बताओ, टोटल छात्र 100 थे और इन 100 में भी हर एक का अंक अलग अलग नहीं था, तो कितना था, 52 था। क्योंकि जब सबको एक साथ मिलाया गया था और उन सबके एक साथ नंबर जोड़े गए थे, तब हर एक लड़के को 52 नंबर मिले थे। तो इन कुल छात्रों के कुल अंक कितने होंगे, जो 100 छात्र थे, इन 100 के 100 छात्रों के कुल अंक, क्योंकि हर एक लड़के को 52 अंक मिल रहे थे और लड़के 100 थे, तो कितना अंक मिल जाएंगे इन सभी को, 52 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 5200। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन टोटल छात्रों के अंकों में से, टोटल छात्रों के अंकों में से किसके 20 छात्र के अंक और 25 छात्र के अंक निकाल दूं, क्या 55 छात्रों के अंक जो मिले थे वो बचेंगे या नहीं। तो मैं कुल छात्रों के अंक तो मिले 52 अंक, 5200। टोटल कक्षा में छात्र 100 थे और उन सबको अंक मिले 5200। अगर मैं 5200 में से 20 छात्रों के अंक 1600 ये थे, 25 छात्रों के अंक 775 ये थे, ये निकाल दूं, तो बाकी जो अंक बचे, क्या वो अंक इन लड़कों को मिले होंगे जो 55% बचे थे, उनको ही तो मिले होंगे। तो मैं 55% वालों के नंबर निकाल रहा हूँ, कितने निकलते हैं। तो इन 5200 में से माइनस कर रहा हूँ मैं कौन कौन से। एक तो 20 लड़कों के कितने थे 1600 और 25 लड़कों के अंक कितने थे 775। तो ये आ जाएगा आपका 5200 माइनस के 5 7 और 16 7 कितना जाएंगे 23। इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 5 है, बचेगा 9 9 में 7 गए 2 और यहाँ पर बचेगा 1 और 11 में से 3 गए 8 और 4 में से 2 गए 2। 28 25 ये बे अंक मिले जो 55% छात्रों को मिले थे, क्योंकि ये टोटल के थे और ये 20 के और ये 25 के, इन दोनों के निकाल दिए तो 55% छात्रों के अंक बचे। और आप बताओ 55% छात्रों के अंक हमारे हिसाब से हैं कितने 55x, हमारे हिसाब से 55x हैं और बच कितने रहे हैं 55x बराबर 2825। 5 से काट लो, 5 11 5 और 5 से इसे काटेंगे हम तो ये 11x बराबर आएगा 5 पंजे 25, बचते हैं 3 और 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। x बराबर अगर हम करते हैं तो 565 बटे 11, 11 से काटते हैं 11 पंजे तो x बराबर 11 पंजे 55, बचता 1 हो गया 15 और 11 का ना 11, बचे कितने 4 बचते हैं और पहला 4 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे आप 40 हो जाएगा, 11 त्या 33, बचते हैं 7 तो 70 और 11 छंग 66, बचे 4, 11 त्या 33, 11 छंग 66। और ये प्रक्रिया अब आगे ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप इसे लिख सकते हैं लगभग में 51.4 और ये लगभग में आप लिख सकते हैं इसको। तो जो 55% छात्र थे उनको हर एक को 51.4 अंक मिल रहे थे और ये आपका आंसर है। आंसर आपका लगभग में या तो ये मिलेगा, यही अगर ये नहीं मिला तो लगभग में 51.4 मिलेगा, यही आपका आंसर है। दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे, यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होता। इस परीक्षा में कुल विषय कितने हैं ये बताना है। पहले हर विषय में 63 अंक मिल रहे थे, लेकिन बाद में 63 अंक के हिसाब से तो अंक जोड़ लिए गए और जोड़ने के बाद पता चला जब फिर रिचैक हुई कि 20 अंक उसके भूगोल में अधिक मिले और 2 अंक इतिहास में और अधिक मिले, तो 22 अंक और अधिक मिल गए। तो आप बताओ जब नंबर 22 और अधिक मिले तो फिर आगे जो प्राप्तांक औसत बनेगा क्या वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा वो औसत प्राप्तांक। अब हमारे पास विषय नहीं है और विषय बताने हैं कितने। अब आप मुझे ये बताओ, अगर
मान लो ये कुछ विषय हैं, 4 विषय हो गए, 4 विषय माना, और हर विषय में अगर किसी लड़के को 50 औसत के हिसाब से नंबर मिल रहे हैं, यानी कि इन चारों चारों विषय का औसत प्राप्तांक 50 है। औसत प्राप्तांक का मतलब इस विषय में 50 नंबर, इस विषय में 50, इसमें भी 50 और इसमें भी 50, चारों में 50-50 नंबर हो गए। अगर मैं कुल नंबरों की बात करूं तो कुल नंबर अभी तक आपको कितने मिल चुके हैं? चारों विषय में कितने मिल गए होंगे? 200। चारों विषय में अभी तक 200 नंबर मिल चुके होंगे। या तो आप इस 50-50 को सीधे सीधे जोड़ लो, कितनी बार? जितने विषय हैं उतनी बार लिख करके, या फिर औसत प्राप्तांक 50 है और सब्जेक्ट है कितने? सब्जेक्ट कितने हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, इन दोनों की गुणा कर दो, तब भी कितना आएगा? तब भी कुल नंबर आएंगे, यानी कि 200 अंक मिल चुके हैं। या तो बराबर बराबर 4 जगह जोड़ लो क्योंकि 4 विषय थे, या फिर 4 विषय की गुणा एक विषय के नंबर से कर दो तो कुल अंक मिल जाएंगे। अभी तक कुल अंक 200 मिले हैं, लेकिन जब बाद में देखा गया, रिचेक करने के बाद पता लगा इस वाले विषय में, इस विषय में 10 नंबर और बढ़ गए और इस वाले विषय में 15 नंबर और बढ़ गए। कितने नंबर बढ़ गए? 10 तो ये बढ़ गए और 15 ये बढ़ गए, तो 10 और 15 कितने बढ़ गए? 25 नंबर और बढ़ गए। तो मुझे आप बताओ, ये वाले 25 नंबर अगर मैं आपसे बात करूँगी किन में जोड़ोगे, तो क्या ये 25 नंबर आप इन वाले सब्जेक्टों में नहीं जोड़ोगे? जो पहले 200 नंबर आपके मिले हुए थे, आपके हिसाब से 50-50 के हिसाब से 200 नंबर हो रहे थे, लेकिन पता लगा कि इस वाले सब्जेक्ट में 10 नंबर और बढ़े और इस वाले सब्जेक्ट में 15 नंबर और बढ़ गए, तो आपने जोड़ा कि 25 नंबर बढ़ गए। तो अब आप, अगर आपसे कोई मालूम करेगा कि कितने नंबर मिले, क्या आप 200 बताओगे? 200 में ये 15 और ये 10 भी जोड़कर बताओगे? ये दोनों जोड़कर भी तो बताओगे कि हाँ मेरे पास 25 नंबर 225 हो चुके हैं। पहले 200 थे, 10 बढ़े, 15 बढ़े, 25 बढ़ गए, यानी कि 225 अब मुझे टोटल अंक मिल चुके हैं। अगर 225 अब टोटल अंक हो चुके हैं, ये इन दोनों को जोड़कर टोटल अंक 225 हो गए। अब मुझे बताओ, 10 तो ये हैं और 15 सब नंबर ये हैं, अगर दोनों अंक 25 हो चुके हैं और ये 25 अंक अगर मैं इन चारों में बांटूंगा, तो बताओ इन सबका औसत औसत थोड़ा बहुत बढ़ेगा या नहीं? क्योंकि इन चारों में जब 25 के 25 अंक बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नंबर इसे दिया जाएंगे, कुछ इसे दिया जाएंगे, कुछ इसे, तो अब प्राप्तांक 4 था, 50 है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, लेकिन जो बढ़े हुए अंक हैं जब मैं उन्हें बांटूंगा सब में, इन चारों में बांटना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हाँ बांटो, लेकिन औसत निकालने के लिए इन चारों में बांटना पड़ेगा बराबर बराबर करने के लिए। और चारों में बांटने के लिए कम से कम कितने नंबर? 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 5 25, यानी कि 6.25 नंबर अभी इन सबको और मिलेंगे, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 50 और 6 56.25, अब इनका औसत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सवाल में औसत बढ़ा है इतना। सवाल में विषय कितने हैं पता नहीं, मैं मानता हूं कुल विषय अगर मैंने x मान लिए और हर विषय में नंबर कितने मिल रहे हैं? नंबर मिल रहे हैं, औसत प्राप्तांक 63, तो कुल नंबर कितने हो जाएंगे इनके? कुल अंक, और कुल अंक निकालने के लिए आपको औसत की और जितने विषय हो उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ औसत 50 था और सब्जेक्ट 4 थे, तो इन दोनों की गुणा करी तो कुल अंक मिले। यहाँ पर औसत कितना है? 63, और अंक और विषय कितने हैं? x, और इन दोनों की मैं गुणा कर दूं तो आपको 63x क्या मिल गए? अभी 63x कुल नंबर मिल गए। लेकिन जब नंबर मिलने के बाद दोबारा रिकॉपी चेक हुई, सेम इस तरीके से कि 10 नंबर यहाँ इस सब्जेक्ट में बढ़े, 15 नंबर इस वाले सब्जेक्ट में बढ़े, तो आपने कुल नंबर जो बताए वो पहले वाले नंबरों में ये 25 नंबर जोड़कर तभी तो कुल बताए। तो मेरे कितने? भूगोल में कितने नंबर मिले उसे? 20 अधिक मिले। और इतिहास में उसे कितने अधिक मिले? 2 अधिक मिले। तो बताओ टोटल अंक कितने अधिक मिल गए उसको? 22 अंक। अब अगर आपसे कोई मालूम करे कि आपको टोटल कितने नंबर मिले, यहाँ संख्याएं ठीक ठीक चमक रही थी तो आपने 225 बता दिया था जोड़ करके, और तो फिर यहाँ तो ये x है, तो क्या वो टोटल नंबर जो मिलेंगे उसके कुल अंक जो मिलेंगे पूरे वाले कुल अंक, तो वे 63x और 63x में बताओ ये 20 और 2 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? 22, क्योंकि यहाँ पर आपने इस दोस्तों में 10 ही जोड़ा था, 15 जोड़ा था, जो फालतू नंबर बड़े थे। सेम इस तरीके से यहाँ भी 63 नंबर मिल रहे थे, लेकिन 22 नंबर और मिले, तो आपको मिले हैं 22 नंबर, ये हो गए हैं। अब बताओ
इतना जोड़ने पर जब हमने यहाँ 25 नंबर ये जोड़ देते तो औसत प्राप्तांक इनका बढ़ा था। औसत प्राप्तांक कितना बढ़ा था, ये नंबर जो अगर हम सब में बराबर बराबर बांटेंगे तो औसत प्राप्तांक बढ़ चुका था। और यहाँ पर भी औसत प्राप्तांक कितना हो चुका है, अब औसत प्राप्तांक हो चुका है 65। और 65 वो हर विषय का, क्योंकि विषय चेंज नहीं हुए, विषय तो अब भी उतनी है, लेकिन अब ऐसा जब ये दोनों 20 नंबर और दो ये 22 नंबर बढ़े तब हर विषय में 65 नंबर मिल रहे थे। विषय अब भी वही थे। अगर मैं 65 की गुणा औसत की और 20 से कर दूं तो बताओ कुल नंबर मिलते हैं या नहीं, कुल नंबर मिलते हैं। और ये बे नंबर मिले जब उसको भूगोल में और इतिहास में 22 नंबर दोनों को मिलाकर 22 नंबर अधिक मिले। ये बे नंबर हो गए और ये भी टोटल वही नंबर हो गए 63x प्लस 22। तो 63x प्लस 22 बराबर आ जाएगा आपका 65x। और ये 65 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, माइनस के बन जाएगा 2x। और ये 22 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का माइनस से माइनस कर जाएगा, x बराबर बचेगा आपका कितना 11। और ये x हमने क्या माना था, ये x हमने विषय माने थे। तो उस परीक्षा में टोटल 11 विषय थे जिसमें आपको प्राप्तांक 63 मिल रहे थे। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। इन छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दी गई तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होगी। पहले खाने पर खर्च कितना था प्रतिदिन का, ये बताना है। पहले से 35 छात्र थे और बाद में 7 छात्र बढ़ा दिए गए। 35 छात्र जब थे तब का प्रतिदिन का खर्च मालूम कर रहे हैं कि कितना खर्च कर रहे थे प्रतिदिन, ये 35 के 35 छात्र प्रतिदिन। और जब 7 छात्र बढ़े तब इन्होंने प्रतिदिन 42 रुपये और बढ़ा दिए, यानी कि अब 7 छात्र बढ़ चुके हैं तो 42 रुपये और अधिक बढ़ेंगे और अधिक खर्च होंगे 42 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 42 के 42 सारे। लेकिन ऐसा करने पर उनके औसत खर्च में 1 रुपये की कमी आई। और औसत खर्च का मतलब ये है कि प्रत्येक लड़का पहले जितने रुपए खर्च कर रहा था और जब 7 छात्र बढ़े, खाने में 42 रुपये की वृद्धि हुई, तब उस लड़के के 1 रुपये में कमी आई। हर लड़के के औसत में पहले जितने खर्च करता था उससे 1 रुपये कम खर्च कर रहा है अब। तो पहले प्रतिदिन कितने खर्च हो रहे थे ये बताना है। ना तो हमें पहले का खर्च दिया है कितना था, ना बाद का खर्च दिया है कितना था, ना ही औसत दिया है, सिर्फ औसत में कमी बताई गई है, औसत में कमी है कितनी। और औसत में कमी का मतलब हर छात्र के पैसों में कमी होना, क्योंकि औसत में कमी हुई है औसत खर्च में, तो यानी कि पहले जितने छात्र पैसे खर्च कर रहा था उसके बाद जितने खर्च कर किए उसने 7 की वृद्धि होने के और 42 रुपये खर्च होने के, तो औसत में उसके कमी आई है 1 रुपये की। और आप मुझे बताओ, अगर मैं 100 रुपये मानता हूं टोटल 100 रुपये खर्च करने हैं लड़कों को, और कितने लड़के हैं, और वही लड़के हैं 5 लड़के हैं, और हर लड़के को पूरे को सबको 5 को 5 मिला करके कुल 100 रुपये खर्च करने हैं। 5 के 5 लड़कों को मिलाकर 100 रुपये खर्च करने हैं। आप मुझे बताओ प्रत्येक लड़का कितने रुपए खर्च करेगा। अगर 5 लड़के मिलकर के 100 रुपये खर्च कर रहे हैं एक दिन में, आज मान लो आप, और 100 रुपये खर्च करने हैं 5 लड़कों को, तो प्रत्येक लड़का कितने रुपए खर्च करेगा, आप मुझे बताओ कितने आएंगे। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हर लड़का 20 रुपये खर्च करेगा। और ये हर लड़का 20 रुपये खर्च करने का क्या मतलब, क्या ये यही है कि हर लड़का 20 रुपये खर्च करेगा तो इनका सबका औसत ये 20 रुपये है। इन 5 के 5 लड़कों का औसत क्या हुआ अब 20 रुपये है, क्योंकि 5 के 5 लड़के यो भी 20 रुपये, हर लड़का 20 रुपये खर्च करेगा। और 20 रुपये जब बराबर बराबर 20 रुपये हो या कोई सी भी चीज है जब बराबर बराबर खर्च होती है, बराबर बराबर बांटी जाती है, तो वो उन सभी लड़कों का औसत कहलाती है या वस्तुओं का औसत कहलाती है। तो जब हर लड़का 20 रुपये खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये इनका सभी का औसत हुआ। और अगर ये औसत हुआ तो, और अब मुझे ये बताओ ये 20 आया कैसे होगा, ये 20 कैसे आया होगा। तो आप मुझे बताओ ये 20 आपका कैसे आया होगा, क्योंकि सारे 100 रुपये खर्च करने थे 5 लड़कों को और हर लड़के के बजट में 20 रुपये आए हैं खर्च करने के, तो ये 20 रुपये आपका आया होगा कैसे, इस वाले 100 रुपये को और लड़कों की संख्या कितनी थी इससे भाग कर दी गई हो कि क्या इसी तरीके से 20 आया होगा।
और तरीका है कोई कि 100 से और 5 से 20 बन सके भाग के अलावा? भाग के अलावा और तरीका नहीं है। तो आपने कुल रुपए को लड़कों की संख्या से भाग करी तो इनका औसत निकल कर आया। औसत का मतलब औसत खर्च निकल कर आया कि हर लड़का 20-20 रुपए खर्च कर रहा था। ठीक, सवाल में 35 छात्र थे लेकिन रुपए कितने थे पता नहीं। अगर मैं मानता हूं कुल रुपए प्रतिदिन के खर्च कितने कर रहे होंगे वे? प्रतिदिन खर्च मैंने मान लिया x रुपए कर रहे थे, यानी कि कुल रुपए प्रतिदिन वो पहले x रुपए खर्च कर रहे थे। यहाँ मैंने कितने रुपए खर्च करवाए? 100 रुपए खर्च करवाए हैं। और यहाँ कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? x रुपए। यहाँ 100 थे, ये x है, और मैंने औसत निकाला, यानी कि ये तो x रुपए और ये 100 रुपए, ये सारे लड़कों के हैं, एक के नहीं है। लेकिन मुझे एक के चाहिए, और एक के इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ कमी एक के औसत में कमी हो रही है। तो एक का रुपए के एक लड़का कितने रुपए खर्च करे वो चाहिए। तो यहाँ कुल रुपए 100 थे और ये कुल रुपए x है। तो यहाँ अगर मैं 100 रुपए को तुमने भाग की कुल लड़कों की संख्या से और यहाँ x रुपए है, तो इसको अगर मैं भाग कर दूं, लड़कों की संख्या कितनी है? 35। तो ये बताओ ये वाले रुपए क्या एक लड़के के बन गए कि जो एक लड़का खर्च कर रहा था? जैसे यहाँ इनको भाग करने पर एक लड़के के ऊपर 20 रुपए आ रहे थे, तो ये वही संख्या बन गई। यहाँ पर एक लड़का 20 रुपए खर्च कर रहा था, यहाँ पर हम बता नहीं सकते क्योंकि ये x है, x में हम नहीं बता सकते, लेकिन कंडीशन बता सकते हैं कि हाँ कैसे एक लड़के के पैसे निकल सकते हैं। तो कुल रुपए को और लड़कों की संख्या से भाग करते हो तो एक लड़के पर कितने रुपए आ रहे हैं वो निकल कर आता है। अब यहाँ पर अगली कंडीशन है सवाल में 7 लड़कों को बढ़ाया गया है और प्रतिदिन 42 रुपए और खर्च किए गए हैं। अगर मैं इन 5 लड़कों में 3 लड़के और बढ़ा दूं, कितने लड़के? 3 लड़के बढ़ा दूं, तो क्या आप ये 3 लड़के 5 + 3 ही तो करोगे? 3 लड़के बढ़ा दूं, और पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 रुपए और अधिक खर्च होंगे। तो बताओ अब टोटल कितने रुपए खर्च होंगे? क्या 120 रुपए खर्च होंगे? अब पहले 100 थे, लेकिन अब जब 3 लड़के बढ़े तो इन 3 लड़कों के बढ़ने से 20 रुपए और अधिक खर्च हो रहे हैं खाने में। तो पहले 100 थे, 20 और, तो ये 120 आपका आया होगा। 100 + 20 तभी तो 120 आया होगा। अब इतने खर्च हो रहे हैं, बताओ लड़के कितने हो गए? लड़के कितने हो गए? लड़के हो गए, पहले 5 थे, 3 और बढ़ाए गए, तो 5 लड़कों की संख्या में आपने 3 जोड़ दिया, तो लड़के हो गए अब 8। और अब टोटल रुपए खर्च हो रहे हैं 120 और लड़के हो गए 8। बताओ मुझे 120 रुपए 8 लड़कों में बराबर बराबर कितने बटेंगे? यानी कि 8 के 8 लड़कों में एक एक लड़का कितने कितने रुपए देगा कि 120 रुपए इकट्ठे हो जाए? कितने कितने रुपए देगा? आपके दिमाग में आया होगा 15 रुपए। हर लड़का 15 रुपए देगा, तब जाकर 120 होगा। यानी कि 120 अगर रुपए खर्च करने हो 8 लड़के को, तो हर लड़का कितने रुपए खर्च करेगा? 15 रुपए, क्योंकि 15 अट्ठे 120 और ये 15 आपका आया होगा जब आपने रुपए की संख्या ऊपर रुपए में जोड़ दी और लड़कों की संख्या लड़कों में जोड़ करके उससे भाग कर दी, तो 15 रुपए आया। अब 8 के 8 लड़के सारे 15 रुपए खर्च कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 7 8, हर लड़का 15 रुपए खर्च कर रहा है। पहले हर लड़का कितने रुपए खर्च कर रहा था और अब हर लड़का कितने रुपए खर्च कर रहा? ये वाली कंडीशन वही तो है, जब पैसे बढ़े प्रतिदिन के और लड़कों की संख्या बढ़ी, और ये वो कंडीशन जब शुरू में लड़के थे और पैसे की संख्या थी। आप बताओ ये इन सभी लड़कों का औसत है, 5 लड़कों का औसत खर्च, और ये इन सभी 8 लड़कों का औसत खर्च है। इन लड़कों के औसत खर्च में कितने की कमी आई? कितने की कमी आई होगी? 5 की कमी आई होगी। और ये 5 रुपए कमी जो आई है वो कमी आपने इन वाली संख्याओं में से, यानी कि जो 20 रुपए औसत पहले आ रहा था, और ये 20 रुपए कब आ रहा था? जब कुल रुपए पहले थे और 5 लड़के थे, इनमें से, क्योंकि ये वाला 20 इसी तरीके से तो आया होगा, ये 20 इसी तरीके से तो आया होगा, और इस 20 में से आपने ये वाला 15 घटाया होगा। 20 में से 15, तब जाकर आपको औसत खर्च में 5 की कमी दिखाई दी। 5 की कमी दिखाई दी, और ये 5 कैसे आया और ये 20 कैसा आया? ये 20 कुल रुपए को 5 से भाग दी, और ये 15 कैसा आया? जब रुपए बढ़े और लड़के बढ़े, उस संख्या का रुपए 120 हो गए और लड़के अब 8 हो गए। इन दोनों को काट पीट कर तभी तो कमी आई, और ये कमी घटाने पर आई। तो बताओ इन दोनों का अगर मैं घटा दूं तो क्या ये 5 मिल जाएगा? अब 5 मिलेगा या नहीं? क्योंकि 5 से ये कटेगा 20 बार, और माइनस के 8 से 12 कटेगा ये 15 बार। अब कमी कितनी आ जाएगी? माइनस के 5 की, यानी कि 5 रुपए की कमी आ गई इनको औसत में। और ऐसे कमी सवाल में कितनी है? 1 रुपए की। अब जिस तरह से ये कमी निकल कर आई है उसी तरह से सवाल में कमी निकाल ली है
हमें शुरू में 100 रुपए खर्च करने थे, लड़के 5 थे, और शुरू में यहाँ x रुपए खर्च करने थे, लड़के 35 थे। बाद में 20 रुपए खर्च और बढ़े, कब? उन 100 रुपए में आपने 20 रुपए जोड़ा, लेकिन यहाँ पर x रुपए थे और 42 रुपए और बढ़ गए, तो बताओ x प्लस 42 होंगे या नहीं? x प्लस 42 होंगे, तो x प्लस 42 खर्च होंगे, जो कि इसके स्थान पर है 100 प्लस 20 के। पहले 100 थे और 20 जोड़ दिए, x रुपए थे 42 जोड़ दिए। लड़के 5 थे, लड़के 3 बढ़े तो 8 हो गए। बताओ लड़के पहले कितने थे? 35 थे, लड़के 7 बढ़े, कितने हो गए? 42 हो जाएंगे। इस वाली संख्या को भाग करके और इस वाली संख्या को भाग करने पर, इस संख्या को भाग करके और इस वाली संख्या को भाग करके, क्योंकि ये शुरू के रुपए, लड़के शुरू के, और पैसे बढ़े, लड़के बढ़े, और इन दोनों को घटा दिया गया, तो हमें कमी प्राप्त हो रही है एक लड़के के औसत खर्च में। तो बताओ इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो क्या कमी प्राप्त होगी औसत खर्च में इनके? और कमी कितने की हुई है? वो कमी हुई है 1 रुपए की। ये लाइन अगर आपने जमा ली तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर ये लाइन नहीं जमा पाए, ऑप्शन से भी नहीं होगा। और ये लाइन जमाने के लिए बेहतर तरीका, आप पहले प्रैक्टिकल करके देखो खुद के ऊपर। जब तक अगर आप खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करना सीख गए तो आप कोई सा भी सवाल जमा सकते हैं। अगर खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करना नहीं सीखे, सवाल नहीं जमेगा, फिर सिर्फ रटना बाकी रह जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा? अगर मैं शुरू में आपको सिर्फ ये वाली संख्या ऐसे लिख के बता दूं, क्या कोई बता सकता है कि ये एक लड़के पर खर्च हुए हैं पैसे आए? ये कुल रुपए थे, कुल रुपए मान लिए 35 और ये x और 35। अब हम इतनी जल्दी आसानी से नहीं बता सकते कि क्या ये रुपए बे बन गए हैं जो एक लड़का खर्च कर रहा था। लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे कि इतने रुपए खर्च कर दिए और इतने लड़के थे, तो हर लड़के में 20 रुपए आ रहे थे, तो पता चल चुका है कुल रुपए को अगर लड़कों की संख्या से भाग कर दी जाए तो एक लड़का कितने रुपए खर्च कर रहा है, वो मिलकर आ जाता है। इससे हमें पता लगा, तो हमने सिर्फ संख्या यहाँ बदली है, बाकी कुछ नहीं है, तरीका सेम वही है, सिर्फ संख्या चेंज हुई है। अब इनका लघुत्तम ले लो आप। 35 का और 42 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 420, और 35 से 420 कटेगा कितनी बार? 12 बार। 35 से 420 12 बार कटेगा, 12 की गुणा में होगी तो 12x माइनस 42 से ये 420 कटेगा 10 बार, और 10 की गुणा इन दोनों पदों में होगी तो x में होगी, तो पहले 10x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 420, और बराबर में कितना चल रहा? 1 रुपया। 12x में से 10x चले जाएंगे तो 2x बचता है, और माइनस के 420 है, और ये वाला इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 420 इसकी गुणा में हो जाएगा, तो 420 इसकी गुणा में ऐसे ही रहेगा 10 12, और यहाँ पर x बराबर, क्योंकि ये वाला माइनस का 420 है, उधर जाएगा तो किस चीज का बनेगा? ये वाला 420 इस एक की गुणा में गया तो मैंने ये लिख लिया, लेकिन ये वाला माइनस का 420 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 420 ये हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा? 400 800, यानी कि 840। x बराबर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 20, यानी कि x बराबर 420। और हमने x क्या माना था? हमने x पहले प्रतिदिन खर्च रुपए माने थे, यानी कि जब शुरू में 35 लड़के थे तब वे लड़के सारे के सारे मिलकर 420 रुपए खर्च कर रहे थे। यही आपका आंसर है, आप नोट कर लो। अगला सवाल है, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें अफसर तथा मजदूर हैं, और इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपये है, अफसरों का भी मजदूरों का भी। यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा मजदूरों का औसत मासिक वेतन 2000 रुपये हो, तो अफसरों की संख्या कितनी है ये बताना है। इसमें कुल कर्मचारी दे रखे थे 400, इसमें से 400 में से अफसर भी है, मजदूर भी है, और जब इन दोनों को मिलाया गया और दोनों की मासिक वेतन देखा गया, मजदूर का भी और अफसर का भी, तो मासिक वेतन का 3000 रुपये मिला। मजदूर का भी औसत का भी हर एक का 3000 रुपये था। लेकिन अलग अलग जब देखा गया तो अलग अलग अफसरों का औसत वेतन 10,000 रुपये, क्योंकि अफसर जो होंगे कंपनी में उनका वेतन तो ज्यादा हो गई, तो 10,000 रुपये था। लेकिन मजदूर का ओनली कितना था? 2000 रुपये थे। अफसरों की संख्या कितनी है ये बतानी है। और अफसरों की संख्या के लिए आप चाहे तो अफसर अलग मान लो, मजदूर अलग मान लो, क्योंकि दिया हुआ कुछ नहीं है ना अफसरों की संख्या ना मजदूर की, दोनों मान लो। या फिर आप अगर अफसरों की संख्या मानते हो, अगर किसी कंपनी में मान लो 100 अफसर हैं, 100 कर्मचारी हैं टोटल, और इस 100 में से आपके पास 40 अगर अफसर हैं, तो मजदूर कितने बचेंगे? टोटल कर्मचारी 100 हो गए और अफसरों की संख्या अगर 40 है तो बाकी मजदूर बचे, और वे मजदूर कैसे बचेंगे? इस टोटल कर्मचारी में से अफसरों की संख्या निकाल दोगे तो 60 बचेंगे, जो कि क्या बचेंगे? ये मजदूर बचेंगे। आप या तो इस तरह से मान लो, या फिर आप 40 मजदूर थे, x मजदूर मान लो,
या 22 अफसर मान लो, तो x मजदूर हो गए 22 अफसर, यानी कि 40 अफसर हो गए, 60 मजदूर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल क्या बन गए, कुल कर्मचारी बन गए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कर्मचारी कितने सवाल में, 400। या इस तरीके के सवाल आप कोई सा भी तरीका कर सकते हैं। तो चलो आप करते हैं कौन से तरीके से करना है। मैं मानता हूँ अफसरों की संख्या पहले ही शुरू में मानता हूँ। अफसर मान लो कितने थे, अफसर x थे मान लो, और अगर अफसर x थे, यहाँ पर अफसर 40 थे और 100 कुल कर्मचारी थे। 100 में से अफसरों की संख्या घटा दी, क्या मजदूरों की संख्या बची थी। तो बताओ अगर अफसर x हैं, मजदूर कितने बचे होंगे, मजदूर टोटल 400 थे। 400 में से अगर मैं अफसर निकाल दूं, क्या मजदूर बचेंगे, ये मजदूरी तो बचे। अब ये मजदूर बच चुके हैं। अब हमें इनका औसत अलग अलग भी दिया हुआ है और मिक्स भी दिया गया है। अगर मैं टोटल कर्मचारी 400 थे और इन सबका मासिक वेतन 3000 रुपये है, हर मजदूर को हर कर्मचारी को 3000 रुपये मिल रहे हैं, तो सारे कर्मचारियों को कितने रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये बताओ। टोटल कर्मचारियों का योग, टोटल कर्मचारियों का वेतन कितना हो जाएगा, कुल कर्मचारियों का वेतन, कुल कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, क्योंकि हर कर्मचारी को 3000 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर एक कर्मचारी को 200 रुपये मिलेंगे, तो अगर 5 कर्मचारी हो तो बताओ क्या 1000 रुपये मिलेंगे। अगर एक कर्मचारी कंपनी में है और उसको 200 रुपये मिल रहे हैं और कर्मचारी अब 5 हो गए, तो 5 को कितने मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे। और ये 1000 इस वेतन की जो मासिक वेतन था और कर्मचारियों की संख्या से गुणा करने पर आया। तो कुल कर्मचारी 400 थे और इनको हर एक को 3000 रुपये मिल रहे थे, तो इनको कुल कितने रुपए मिलेंगे, क्या वो यही मिलेंगे, औसत 3000 और कर्मचारी 400। तो कितना हो जाएगा, 4 त्या 12 और ये आ जाएंगे आपके पास 5 0, यानी कि 12 लाख रुपए मिलेंगे सारे कर्मचारियों को। क्योंकि सारे कर्मचारियों के इसमें कर्मचारी भी आ गए, अफसर में अफसर और मजदूर सभी आ चुके हैं और सबके 12 लाख रुपए मिल रहे थे मासिक महीने के, सभी को मिला करके। लेकिन जब अलग अलग देखा गया तो अफसर x थे और अफसरों की मासिक वेतन कितनी थी, 10,000 रुपये। अगर हर मजदूर हर अफसर को 10,000 रुपये मिल रहे थे, आप मान लो अगर सिर्फ अफसर कंपनी में एक हुआ और एक अफसर को 5,000 रुपये मिल रहे हो और कंपनी में फिर एक अफसर और आया, तो अफसर कितने हो गए, 2। तो 2 अफसर को कितने मिलेंगे, 10,000। और ये 10,000 आप या तो 5,000 प्लस 5,000 इस तरह से जोड़ लो, ठीक। या फिर एक और सकता है, एक 5,000 को उनसे गुणा कर दो जितने अफसर हैं। तो 5,000 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं कितने बन जाएंगे, 10,000। और ये 10,000 बे हो गए जो कुल अफसरों के रुपए। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है। अगर मैं अफसरों के रुपए मानता हूँ, कुल अफसरों की कुल आय या कुल वेतन, तो कितना है, इनका हर एक अफसर को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अफसर हैं कितने, अफसर तो x है, x से अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या सारे अफसरों को इतने रुपए मिलेंगे, सारे अफसरों को मिले इतने रुपए। लेकिन मजदूरों को कितने मिले, मजदूरों की कुल वेतन या मजदूरों का कुल वेतन, मजदूरों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, इस तरह से जिस तरह से यहाँ औसत में और अफसरों की संख्या से गुणा करी इनके वेतन मिला। और उसी तरह से मजदूरों का औसत वेतन है 2,000 और मजदूर हैं कितने, मजदूर हैं 400 माइनस के x, मजदूरों की संख्या से गुणा करते हैं तो कुल वेतन मिला। अब आप बताओ, ये तो वेतन है अफसरों का, ये वेतन है मजदूरों का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या अफसर और मजदूरों दोनों का वेतन मिल जाएगा, और दोनों का वेतन है कितना, 12 लाख। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 10,000 x तो अफसरों का वेतन प्लस 2,000 गुणा में 400x और 2,000 की और इसकी गुणा होगी तो 4 दूनी 8 होगा और 5 जीरो लग जाएंगी और माइनस के 2,000 x। ये बताओ, ये सारा वेतन क्या अफसर और मजदूर का अलग अलग हुआ, अलग अलग था। ये मजदूरों का वेतन हो गया और ये अफसरों का, दोनों को जोड़ दिया तो अफसर और मजदूर दोनों मिल गए। और अफसर और मजदूर दोनों मिलकर के रुपए कितने थे सबके, 12 लाख। 10,000 में से 2,000 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 8,000 x और बराबर ये 12 लाख है और ये 8 लाख है। 12 लाख में से 8 लाख चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 लाख। 12 लाख में से 8 लाख निकल गए तो 4 लाख बच रहे हैं, 4 लाख। अब 1 2 3 0 से कट गई तो x बराबर कितना बच रहा है, 8 पंजे
40 और 0, x बराबर कितना बचा 50। और x हमने मानना क्या था, x हमने अफसर माना था, तो अफसरों की संख्या कितनी आ गई, अफसरों की संख्या 50 आ गई और यही आपका आंसर है। देखो इस सवाल का बेस तो हो चुका है और बेस भी जरूरी था। अब आप देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या, ट्रिक वही है मिक्सर लगाने वाला, और मिक्सर के लिए 3 चीज चाहिए है। यहाँ पर जो होंगे, यहाँ ए से मैं अफसर लिख रहा हूँ और एम से मजदूर लिख रहा हूँ। अफसर और मजदूर इन दोनों का अलग अलग वेतन होना चाहिए औसत के तौर पर, और यहाँ जो रखा जाएगा बीच में वो संख्या वो होनी चाहिए जो इन दोनों को मिला करके उनका मिक्स औसत हो। तो मजदूरों का जो अफसर थे उनका औसत कितना था प्रति मंथ का, उनका था 10,000 रुपये। और मजदूर जो थे, इनको मजदूरों को हर एक मजदूर को एक महीने में मिल रहे थे कितने रुपए, 2,000 रुपये। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा गया और अफसर को भी मजदूर को भी, और दोनों के रुपये को जोड़ करके देखा गया कि हाँ सबको बराबर बराबर कितने मिल रहे हैं, तो सबको बराबर बराबर जब मिल रहे थे तो वो मिले थे सबको बराबर बराबर 3,000 रुपये। सबको बराबर बराबर 3,000 रुपये मिले थे। अलग अलग देखा तो मजदूर को 2,000 रुपये प्रति महीने के और अफसरों को 10,000 रुपये इनमें से। और ये वाली संख्या ये भी तो औसत है, ये भी एक महीने का एक व्यक्ति एक अफसर का औसत है, और ये भी एक महीने का एक मजदूर का औसत है, और ये मजदूर और अफसर दोनों का एक महीने का औसत है। 3,000 में से 2,000 जाएंगे तो 1,000 बचेंगे, और 10,000 में से 3,000 जाएंगे तो 7,000 बचेंगे। और ये जो नीचे संख्या बची हुई है ये संख्या अफसरों की और मजदूरों की है। 0 से 0 तीनों कट जाएंगे, तो बताओ यहाँ बच रहा है 1 और अनुपात बच गया 7। यानी कि अफसर के नीचे जो संख्या वो अफसरों की है, मजदूरों के नीचे जो संख्या वो मजदूरों की है। अफसर 1 थे और मजदूर 7 थे। किसी कंपनी में अगर अफसर 1 हुआ और मजदूर 7 हुआ, बताओ टोटल कर्मचारी कितने हो गए, टोटल हो गए होंगे 8, क्योंकि एक अफसर है और 7 मजदूर है, तो कुल कर्मचारी कितने हो गए, कुल कर्मचारी 8 हो गए। और सवाल में कुल कर्मचारी है कितने, सवाल में कुल कर्मचारी है 400, तो 8 से हम भाग करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50। और आप बताओ ये 1 हमारा क्या आया था, ये 1 अफसर की संख्या तो आई थी, अफसर के नीचे 1 था, तो 1 बराबर अगर 50 आया तो इसका मतलब 50 क्या थे, 50 अफसर थे। और बाकी जो बचे 7 से गुणा कर दोगे इस 50 में, तो बाकी जो बचे 350 वे क्या बचे, बेमजदूर, क्योंकि कंपनी में अक्सर अफसर कम होंगे मजदूर ही ज्यादा होंगे। तो अफसर होंगे 50 और मजदूर होंगे, मजदूर अगर वो निकालते तो मजदूर 1 के माने में 7 से गुणा कर देते, या फिर 400 में से 50 निकाल तो मजदूर बचते हैं। आपका आंसर फिलहाल 50 अफसर है। अगला सवाल है, एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपये हो, तो कुल कर्मचारी कंपनी में उसमें कितने थे ये बताना है। इसमें कुल कर्मचारी बताना है, और कुल कर्मचारियों में से एक हिंट ये दिया हुआ है, कुल कहा जाए कि 100 कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं, और इसमें से आपने देखा कि 20 कर्मचारी अलग थे और वे तकनीकी वाले थे। टोटल 100 थे और 20 तकनीकी वाले थे। तो आप मुझे बताओ इस 100 में से अगर तकनीकी वाले निकल गए तो शेष कितने बच रहे, तो शेष बच रहे होंगे आपके 80 शेष बच रहे होंगे। और ये 80 शेष बचे हुए आपने कुल कर्मचारियों में से जो तकनीकी वाले थे वो घटा दिए, तभी तो शेष बचे। और सेम इस तरीके से कर्मचारी टोटल बताने हैं, कुल कितने थे पता नहीं, तो मैं मानता हूं कुल कर्मचारी आप x मान लो। तो बताओ जो तकनीकी वाले 7 थे, अगर मैं तकनीकी वाले निकाल दूं कुल में से, क्या शेष बचेंगे, तो शेष कर्मचारी जो बचेंगे, जिस तरह यहाँ टोटल 100 थे, यहाँ मैंने टोटल x माने, और तकनीकी वाले 20 थे तो तकनीकी वाले 7 हैं, तो शेष बचे आपके 100 में से तकनीकी वाले निकाल दे तो 80, तो यहाँ पर शेष कर्मचारी बचेंगे x में से अगर मैं 7 निकाल दूं क्या बचेंगे, ये शेष कर्मचारी बचेंगे। अब शेष बच गए, लेकिन उसने अलग अलग भी कहा कि जो शेष कर्मचारी थे उनका मासिक वेतन अलग है, और जो 7 तकनीकी थे उनका मासिक वेतन अलग है, और जो सारे वेतन कार्यरत कर्मचारी उनका मासिक वेतन भी अलग अलग है। तो अगर मैं कुल कर्मचारियों का कुल वेतन निकालना चाहूँ, टोटल कर्मचारियों का, ना 7 का ना शेष का, तो कुल कर्मचारियों का वेतन, तो कुल कर्मचारियों का अगर मैं कुल वेतन निकालना चाहूँ, तो आप मुझे बताओ हर एक कर्मचारी को 8,500 मिल रहे थे, तो सबको सारे के सारे कर्मचारियों को कुल कितने रुपए मिलेंगे,
यहाँ x है तो आप आसानी से नहीं बता सकते, लेकिन कुल योग निकालने के लिए हर बार औसत की और पदों की संख्या की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक कर्मचारी को अगर महीने के 500 रुपये मिल रहे हैं, महीने के हो या दिन के हो, 500 रुपये एक को मिल रहे हैं तो दो को मिलेंगे 1000 रुपये और 3 कर्मचारियों को मिलेंगे 1500। या तो आप इस 500 को 3 बार जोड़ लो तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे तीन कर्मचारियों के, या फिर एक कर्मचारी के पैसे से टोटल कर्मचारी कितने थे उसकी गुणा कर दो तो कुल रुपए मिल जाएंगे। तो एक कर्मचारी के पैसे हैं कितने 8500 और कर्मचारी टोटल है कितने, कर्मचारी तो x है तो इसकी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8550 500 x। ये कुल कर्मचारियों का वेतन हो चुका है टोटल का। अब देखते हैं हम अलग अलग का। 7 तकनीकी वाले और थे तो 7 तकनीकी कर्मचारियों का वेतन, जो 7 तकनीकी कर्मचारी थे उनका वेतन अगर मैं कुल वेतन मालूम करूं टोटल का तो हर एक कर्मचारी को 10,000 रुपये मिल रहे थे। तो आप बताओ 7 थे तो 7 को कितने मिलेंगे, 7 को मिलेंगे 70,000 और ये 70,000 आया होगा एक लड़के के वेतन से, आपने कुल लड़कों के वेतन को गुणा कर दी तो आया होगा आपका 70,000। 7 तकनीक का मिल गया। अब मुझे चाहिए शेष वेतन का, क्योंकि शेष जो मासिक वेतन थे शेष वाले कर्मचारी उनका वेतन कितना 7800 रुपये और शेष कर्मचारी हैं कितने x माइनस 7। तो शेष जो कर्मचारी थे वे शेष कर्मचारियों का वेतन कितना मिलेगा, और सेम ऊपर की तरह ही इनका भी ऐसे ही करना है। हर कर्मचारी को मिल रहे थे 7800 रुपये और कर्मचारी इस बार हैं कितने x माइनस 7, इस बार कर्मचारी x माइनस 7 तो ये आपका बन जाएगा 7800 x माइनस के इसकी और इन दोनों की गुणा हो जाएगी 7 0 और 7 0 0 और 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5 और 7 7 और 49 और 5 हो जाएगा आपका 54। तो ये वाले जो कुल रुपए मिले ये शेष कर्मचारियों को मिल रहे थे और ये वाले जो रुपए मिले ये तकनीकी वालों को मिल रहे थे। और ये बताओ ये किसको मिल रहे थे, ये तो सारे कर्मचारियों को मिले थे, इसमें तो आपके तकनीकी वाले भी हैं और शेष वाले भी हैं। तो अगर मैं तकनीकी वालों के रूपों में शेष कर्मचारियों वाले रुपए जोड़ दूं तो क्या टोटल कर्मचारियों के रुपए मिल जाएंगे। तो तकनीकी वाले कितने हैं 70,000 और प्लस शेष वाले कितने हैं 7800 x माइनस के 54,600 और ये टोटल मिल चुके हैं। तकनीकी वाले ये आ गए और शेष वाले रुपए ये आ गए और टोटल के रुपए मिलकर के कितने हो रहे हैं, टोटल के रुपए मिलकर के है 8500 x। अब आप इसमें से घटाओ 8500 x, जब भी प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का बचेगा। तो 8500 में से 7800 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 0 और 15 में 60 जाएंगे तो 7 बचते हैं और 7 में 7 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। कितने बच रहे हैं 700 x बच रहा है 70,000 में से 54,600 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 0 ये ऐसी आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर 0 बचता है और 0 में से 6 नहीं जाएगा तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा हासिल। तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 6 जाएंगे 4 बचता है और 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, x बराबर जो आया तो 7 ही का ना 7 दूनी 14 और 15 में से 14 जाएगा 1 बचता है और फिर से 14 और 7 दूनी 14। और बताओ हमने ये x क्या मानना था, ये x हमने कुल कर्मचारी माने थे। तो उस कंपनी में या उस वर्कशॉप में टोटल कर्मचारी कितने थे, टोटल कर्मचारी थे 22, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कुल कर्मचारी 22 थे और यही आपका आंसर है। चलो इस सवाल का बेस हो चुका था, अब देखते हैं इसमें मिक्सर कैसे लगाना है। तो जो 7 तकनीकी वाले थे 7 तकनीकी वालों का औसत वेतन कितना था 10,000 और जो शेष कर्मचारी थे तो शेष कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है 7800 रुपये और ये 7 वालों का था और ये शेष वालों का था, दोनों का मिलाकर के कितना है 8,500। दोनों का मिलाकर ये संख्या एक से छोटी है, एक से बड़ी है और एक से छोटी है। 10,000 में से 8,500 जाएंगे तो 1,500 बचेंगे और 8,500 में से 7,800 जाएंगे तो 700 बचेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई तो ये बच रहा है आपका 7:15, यानी कि 7 तकनीकी तो ये थे हमारे और जो शेष तकनीकी थे वे शेष कर्मचारी कितने थे 15, शेष थे 15 और 7 तकनीकी थे, टोटल मिलाकर कितने हो गए, टोटल मिलाकर 22 हो गए। ये यहाँ का आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।
आपको सवाल कैसा लगा, बेसिक कैसे लगे, ट्रिक कैसे लगे, कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये भी साथ साथ करते रहना, कभी ना बोलते रहो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 1 सेकंड का समय लगता है सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में। तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी, और कमेंट्स में ज़रूर बताना ट्रिक कैसी लग रही है, बेसिक कैसा लग रहा है। ट्रिक तो कुछ खैर छोड़ो, लेकिन बेसिक बताना आप, बेसिक आपके समझ में आ रहा है या नहीं। बेसिक अगर मजबूत है तो आप ट्रिक कहीं से भी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रिक से बेसिक नहीं बनता, लेकिन बेसिक से ट्रिक बन जाती है। बाकी फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।